कहानी के शुरुआत में हम एक एक्टर को देखते हैं जो वो अपने मूवी के डायलॉग्स की प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसके आने वाले मूवी में वो एक पृष्ठ है और उसे किसी बच्चे पर एग्जॉर्सिज्म करना है। उसके स्क्रिप्ट में कुछ वर्ड्स थीं जिसे वो पढ़ रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ की लाइट्स काफी अजीब तरीके से फ्लिक करने लग जाती है। जिस कमरे में वो खड़ा था वो कमरा जोर जोर से हिलने लग गई। उसी समय कोई अनजान चीज आती है और उस एक्टर को जान से मारकर चली जाती है। यहीं से सीन को कट कर दिया जाता है, जिसके बाद हमें ली नाम की लड़की और एंथनी नाम के आदमी को दिखाया जाता है। एंथनी एक ड्रग्स एडिक्ट है, इसीलिए उसकी और उसके बेटी की जरा सी भी नहीं बनती और यही वजह होती है कि दोनों की रिलेशन काफी खराब होती है। उसकी बेटी उसे डैड तक नहीं कहकर बुलाती और ये सब तब से है जब से एंथनी की वाइफ की डेथ हुई है। ली की मां को मारने से पहले एंथनी एक एक्टर हुआ करता था, लेकिन उस हादसे के बाद से ही एंथनी नशा करना शुरू कर दिया। उसे नशे की इतनी लत लग गई जिसकी वजह से वो अपने सारे के सारे काम को छोड़ दिया। अब लगभग 2 साल तक रिहैबिलिटेशन सेंटर में रहने के बाद एंथनी काफी हद तक स्टेबल हो चुका था, इसीलिए उसे दोबारा से मूवी में रोल मिलना शुरू हो चुके थे और अब उसे वही रोल दिया गया था उस एक्टर का जिस एक्टर को हमने इस कहानी के शुरुआत में देखा है। इस रोल को पाकर एंथनी काफी खुश होता है, इसीलिए वो चर्च में जाकर कन्फेस करता है कि उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां कर दी थी। अपनी वाइफ के मरने के बाद उसने अपनी फैमिली को खराब कर दिया। नशे की लत लगाकर अपने बेटी से वो दूर हो गया, लेकिन अब वो अपनी गलतियों को मानकर सब कुछ ठीक करना चाहता था। वो पहले की तरह काम करके अपने बेटी के करीब आना चाहता था और साथ में अपने वाइफ को यह दिखाना चाहता था कि अब मैं सुधर चुका हूँ। एंथनी घर आता है जहाँ वो और ली अपने काम के बारे में बात करते हैं। ली के पास कोई काम नहीं था, इसीलिए वो अपने डैड की पर्सनल असिस्टेंट बन गई। अब इनकी शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। ली शूटिंग पे अपने डैड के साथ आया करती थी, जहाँ पर इस मूवी की लीड कैरेक्टर ब्लैक भी मिली, जिसके साथ ली की अच्छी खासी दोस्ती हो गई। ब्लैक उसे वहाँ की पूरा सेट दिखाती है और ये लोग जब एक जगह से गुजरते हैं जहाँ पर 2 रोबोट झुके हुए थे, ली को देखते ही उनमें से एक रोबोट अजीब तरह से स्पार्क करने लग जाता है। खैर, शूटिंग अब खत्म हो जाती है और एंथनी शूटिंग से पहले सेट पर मौजूद टूरिस्ट से अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बातें करता है। ये लोग जब बाइबल की कुछ वर्ड्स के बारे में बातें कर रहे थे, तभी हम देखते हैं कि एंथनी के नाक से खून आने लगा, लेकिन एंथनी ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, यह सोचते हुए कि यह उसकी मेडिसिन का साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। आज का भी सीन्स काफी अच्छे से कवर हो जाते हैं, जिसके बाद ली और एंथनी घर आ जाते हैं। आधी रात में ली जब अपना फोन यूज कर रही थी कि तभी उसकी लॉन में से किसी चीज का खड़कने की आवाज आती है और जब चेक करने गई तब दूसरे कमरे का दरवाजा लॉक था कि तभी किसी ने उसकी किचन का नल चालू कर दिया। जैसे ही उसने किचन में जाकर नल को बंद किया तभी उसे दरवाजे खुलने की आवाज आई। वो दरवाजा अब खुल चुका था जो पहले लॉक था, लेकिन अंदर कोई भी नजर नहीं आता। वो इन चीजों को इग्नोर करके वहां से जाने ही वाली थी, लेकिन तभी एंथनी यानी उसके डैड कॉरिडोर में खड़े हुए नजर आए। उसके पास गई एंथनी कुछ अपने आप से ही बोल रहा था। ली उसे पकड़कर झंझोर देती है, जिसकी वजह से 1 मिनट के लिए घबरा जाता है, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद वो नींद में चल रहा था। अगले दिन एंथनी जब शूटिंग के लिए जाता है और अपने डायलॉग की प्रैक्टिस कर रहा था, तब वो ये सब अच्छे से नहीं कर पा रहा था। उसे ऐसा करते हुए देखकर डायरेक्टर भी अब गुस्सा हो गए थे। डायरेक्टर उससे कहते हैं कि तुम अपने लाइफ में होने वाली हर बुरी चीज को याद करो, शायद तुम दुख या एक्सप्रेशन अच्छे से दे पाओगे। जिसके बाद हमें यहाँ पर उसका बचपन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब वो कॉन्वेंट में रहा करता था और फादर वहाँ के बच्चों को अब्यूज करते थे। खैर, एंथनी दोबारा अपने डायलॉग के प्रैक्टिस शुरू कर देता है। इस बार जैसे ही वो डायलॉग वाले पेपर को खोला तब उसके अंदर कुछ न कुछ लिखा हुआ था। उसके अंदर अजीब तरह से डिमन के तस्वीर होते हैं और उसमें लिखा हुआ था कि एंथनी, इस बार तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। वो डायलॉग वाले पेपर को रखकर अपनी ड्रॉ खोलता है कुछ चीज लेने के लिए कि तभी उसी ड्रॉ में उसे एक क्रूसिफिक्स दिखता है। क्रूसिफिक्स को देखते हैं उसके बचपन की बीते हुए टाइम को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर पहले सेम ऐसा ही क्रूसिफिक्स उसके पास भी हुआ करता था। थोड़ी देर के बाद ली वहाँ पर आकर पूछने लगती है कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, आपसे क्यों नहीं हो पा रहे। तब एंथनी कहने लगता है कि मैं बाइबल की ऑलिवर्स को डायलॉग डिलीवर नहीं कर पा रहा। जवाब में ली कहती है कि आपको गॉड पर बिलीव थोड़ा कम है, इसीलिए आप गॉड पर विश्वास करें और अपने आप पर भी, और जब ऐसा काम करेंगे तो ये काम आपको आसान हो जाएगा। यह सुनकर वो उठता है। उठते ही उसे चक्कर आने लग जाते हैं। वो ली से कहता है कि मुझे अपने रूम में जाकर आराम करना चाहिए। ली के हाँ में सर हिलाने पर वो चला तो गया, लेकिन वो अपने रूम में नहीं बल्कि बेसमेंट में जाता है। यह देखकर ली को भी काफी अजीब लगी। ली ने उसका पीछा किया। ली के वॉशरूम से एक अजीब तरह से आवाजें आ रही
थीं। चुपके से ली यह सब कुछ रिकॉर्ड करने लग जाती है और तभी एकदम से फोन नीचे गिर जाता है। जैसे वो अपने फोन को उठाती है तो अब उसके डैड उसके सामने होते हैं। नहाते हुए उसके डैड वहीं पर यूरिन भी कर देते हैं और एंथनी की आंखें भी वाइट हो चुकी थीं। उल्टा देखकर ली काफी घबरा जाती है। एंथनी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसे पोजेश कर लिया हो और वो ईविल नजरों से उसे देख रहा था। जिसके बाद वो ऊपर की तरफ चला जाता है और ऊपर जाकर वो अभी भी ली को देखता रहा। कुछ टाइम के बाद एंथनी को होश आ गया था। वो अब अपने वॉशरूम में जाकर शॉवर लेता है और ली उसके पीछे जाकर चिल्लाती रह जाती है, अपने मेडिसिन चेंज की है ना, ये उसका साइड इफेक्ट है, आपको जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उस टाइम एंथनी उसकी बातों को इग्नोर कर रहा था, लेकिन हम उसके बॉडी पर काले धब्बों को देखते हैं, जो यह बात साफ साफ जाहिर होती है कि अब एंथनी किसी ईविल चीज के पोजीशन में है, यानी किसी बुरी ताकत ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है। यह निशान कुछ ही समय के लिए उसके बॉडी पर आए थे और चले भी गए। मूवी सेट पर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इवन किसी को भी एंथनी की एक्टिंग पसंद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो अपसेट होकर दोबारा से ड्रिंक करना स्टार्ट कर देता है। जबकि यहाँ पर फादर ली से पूछताछ करने लगते हैं कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है क्या तुम्हें उस पर बिलीव है। जवाब में ली कहती है, पहले तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन आज जो मैंने अपने आंखों से देखा उसे देखने के बाद मुझे कुछ होने लगा है। इसके बाद ली जब घर आती है तो देखती है कि एंथनी पहले ही घर आ चुका था। उसकी हाथ बुरी तरह से जख्मी थे, जिसमें से खून बह रहा था और मुंह का भी यही हाल था। गुस्से में ली उससे कहती है कि आपने दोबारा से ड्रग्स करना शुरू कर दी, उसी लाइफ में वापस चले गए जिससे मुझे नफरत थी, इसीलिए मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। यह सुनकर वो गुस्से से पागल हो गया, इतनी जोर से चिल्लाया कि वहाँ कमरे में मौजूद सभी कांच की चीजें टूट गईं और अजीब तरह से चलते हुए अपनी बेटी के सामने आया। वो गुस्से में कहता है कि कहाँ जाओगी तुम, तुम्हारे पास ना स्कूल है ना माँ है, इसीलिए अब तुम मेरे ही पास रहेगी। उसकी यह बात को सुनकर ली बुरी तरह डर जाती है और गुस्से में कहती है, प्लीज दूर रहो मुझसे। इसके जवाब में एंथनी उससे कहता है कि एंथनी नहीं हूँ मैं। फिर वो अगले दिन शूटिंग पर जाकर फादर से मिलती है और फादर को एंथनी की सारी सिचुएशन बता देती है कि एंथनी अब रातों की वॉशरूम में कुछ ना कुछ बोलता भी था, जो उसे रिकॉर्ड भी किया हुआ था। जब फादर उसे सुनते हैं तो वह खुद भी घबरा जाते हैं, क्योंकि ये मामला बहुत ही बड़ा था। इस रिकॉर्डिंग में एंथनी खुद डीमन मोलॉक को बुला रहा था और ये काफी खतरे की बात थी। फादर ली से कहते हैं कि तुम जल्दी से घर चली जाओ, मैं कुछ भी करने से पहले डीमन मोलॉक और एंथनी के ऊपर और रिसर्च करना चाहता हूँ। रात को हम देखते हैं जब फादर डीमन मोलॉक के ऊपर रिसर्च कर रहे थे तब एंथनी बुरी तरह से तड़प रहा था और यहाँ पर फादर के इर्द गिर्द भी अजीब तरह की एनर्जी महसूस होने लग गई थी। यहाँ पर एंथनी के लाइफ का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब वो बच्चा था एंथनी फादर के रूम में गया था और फादर ने उसे अब्यूज किया था। अब शूटिंग का भी टाइम हो जाता है। एंथनी डायलॉग बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी एक्टिंग उतना अच्छा भी नहीं था, इसीलिए सारे उसे टोक देते हैं और इस चीज से एंथनी को गुस्सा आ जाता है। उसके हाथ में पकड़ा हुआ क्रूसिफिक्स को फेंक देता है और तेजी से सीढ़ियों पर हाथ मारते हुए नीचे उतरने लगता है। उसकी आंखें बिल्कुल वाइट हो चुकी थीं, ऐसे जैसे किसी ने उसे पोजेश कर लिया हो। सीढ़ियों से उतरते ही अजीब तरह से उसकी बॉडी मुड़ने लगती है। उसकी कमर उल्टी हो चुकी थी और ये एक दफा नहीं बल्कि कई बार हो चुका था। यह देखकर जब ली उसे रोकने की कोशिश करती है, यह कहते हुए कि एंथनी रुक जाओ, लेकिन इस बार भी वो यही जवाब देता है कि एंथनी नहीं हूँ मैं। यह कहकर वो बार बार अपना सर टेबल पर मारने लगा। इन सभी तमाशे को देखते हुए डायरेक्टर एंथनी को किसी और एक्टर से रिप्लेस कर देता है और जब वो वाला एक्टर जब अपने डायलॉग रिहर्सल कर रहा था तो एंथनी ने आकर उसकी आंखों में कांच डालकर उसके आंखों को ही फोड़ देता है, फिर उसे मार डाला। उसकी इस हरकत की वजह से अब इस मूवी की शूटिंग को बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से मूवी की मेन कैरेक्टर भी काफी परेशान थी। उसकी काफी परेशानी को देख कर ली उसे अपने घर लेकर आ गई, जहाँ पर दोबारा से एंथनी ने इन दोनों पर हमला कर दिया। दोनों उससे परेशान हो जाते हैं और उसे यहाँ से जाने को कहती हैं। उनकी इस बात को सुनकर एंथनी विंडो से सीधा जंप कर देता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वो विंडो से नीचे नहीं गिरा बल्कि कहीं गायब हो गया डायरेक्टर। और ये दोनों जाते हैं फादर के पास। ये दोनों सारी बात बताते हैं, जिसके जवाब में फादर उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे डैड को डीमन मोलॉक ने पोजेश किया हुआ है और अब वो वहीं पर मिलेंगे जहाँ से ये पोजेशन शुरू हुआ था, यानी कि शूटिंग के सेट पर। जिसके बाद जब ली मूवी सेट पर आई तो उसे एक रूम के अंदर जमीन पर बाइबल गिरा हुआ नजर आया। वो जैसे ही उसे उठाकर रूम के अंदर जाती है तो एकदम से ठीक उसके पीछे एंथनी आकर खड़ा हो जाता है। ली डर कर वो बाइबल की वर्ड्स को पढ़ने लग जाती है और एंथनी यानी उसके अंदर जो डीमन होता है वो भी उन्हीं वर्ड्स को पढ़ रहा था। देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके ऊपर ये वर्ड्स कोई असर ही ना कर रही
नहीं हो। गुस्से में डेमन उससे कहता है कि ये मैं काफी सदियों से सुनता आ रहा हूँ और अब ये मेरे ऊपर कोई काम नहीं करता। ली अब डीमन से कहती है कि प्लीज एंथनी को छोड़ दो, वो मर रहा है। जवाब में डीमन कहता है कि वो तो सालों से मर रहा है। यह कहते ही वो डीमन ली की गर्दन को पकड़कर ऊपर उठा देता है, लेकिन ली के हाथ में क्रूसिफिक्स था जो उसे उसके सर पर लगती है, जिसकी वजह से डीमन उसे छोड़ देता है। यह क्रूसिफिक्स उसके सिर पर लगाने से डीमन की पावर्स कम हो चुकी थी और जो फादर और ब्लैक को डीमन ने पैरालाइज किया हुआ था अब वो छूट जाते हैं। जिसके बाद फादर अब डीमन से कहते हैं कि तुम एंथनी की बॉडी छोड़ दो और मेरे अंदर आ जाओ, क्योंकि फादर खुद एंथनी का एग्जॉर्सिज्म करने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। डीमन भी उसकी बात मानकर एंथनी को छोड़कर फादर के अंदर आ जाता है। यहाँ से अब मूवी फ्लैशबैक में जाती है और हमें यह रीजन दिखाई जाती है कि क्यों उस डीमन सिर्फ एंथनी को ही पकड़ा था। असल में एंथनी जब कॉन्वेंट में रहता था तब फादर उसे एब्यूज किया करते थे और एब्यूज करने के बाद उसके माथे पर उल्टा क्रूसिफिक्स बना देते थे, यानी वहाँ पर डीमन की वर्शिप होती थी। डीमन यानी शैतान की पूजा की जाती थी। यह ट्रॉमा बचपन से ही एंथनी के दिमाग में था और यही उसकी कमजोरी बनी थी, जिसकी वजह डीमन से उसको पोजेश कर लिया। सीन दोबारा अब प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ अब फादर के बॉडी में वो डीमन घुस चुका है। फादर को बचाने के लिए एंथनी क्रूसिफिक्स की उठा लेता है और बाइबल का वर्ड्स पढ़ना शुरू कर देता है। अब उसकी वर्ड्स डीमन के ऊपर असर दिखाने लग गया था, क्योंकि वो बचपन वाले ट्रॉमा से अब निकल चुका था और गॉड के ऊपर बिलीव रखते हुए बाइबल का वर्ड्स पढ़ रहा था, जिसकी वजह से वो डीमन कमजोर होकर फादर को छोड़ देता है। कहानी के आखिरी सीन में हमें एंथनी और ली को दिखाया जाता है, जो वो दोनों अपने लाइफ में काफी खुशी से रहने लगे थे। एंथनी रोज चर्च जाने लगा था, जबकि ली अपने साथ हुए इन सारे घटनाओं के बारे में स्टोरी लिख रही थी और इसके ऊपर एक फिल्म बनाना चाहती थी, जो कि आप उसकी लिखी हुई कहानी को अब देख चुके हैं। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।